Yesterday we discussed about nature of partnership. Okay. Today we are going to discuss about the relations of partners. Okay. And what do we understand by the relation of partners? इसमें हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं. Okay. So I have written something over here that whenever any partnership is created, then by the term relation we understand. Relation का मतलब हम समझेंगे what are the rights and duties. क्या समझेंगे? What are the rights and duties of partners in relation to each other? What are the rights and relations of partners in relation to each other? So what are the rights and what are the duties? हर एक पार्टनर का राइट क्या है और हर एक पार्टनर की ड्यूटीज क्या है. ओके. इसमें दो तरह के रिलेशन हो सकते हैं. वन इज अ म्यूचुअल रिलेशन एंड अदर इज अ रिलेशन विद थर्ड पार्टी. ओके. म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होगा? व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स. उनका एक दूसरे के प्रति क्या राइट है और क्या ड्यूटी है. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशंस. एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज अगेंस्ट थर्ड पार्टी. ओके. नॉर्मली ये जो म्यूचुअल रिलेशंस है या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ओके, these are governed by the agreement among them. जो भी राइट्स या ड्यूटीज होंगे पार्टनर को, ओके, these are usually governed by the agreement. इधर लिखेंगे if any. अगर पार्टनर्स ने कोई अग्रीमेंट किया है, the agreement may be expressed, that is it can be oral or written, or it can be implied. Implied कैसे होगा? From the conduct of the parties. Okay. So agreement if any, अगर कोई agreement है तो उसके अकॉर्डिंग सारे रिलेशन को गवर्न किया जाएगा. ओके. इट कैन इवन बी चेंज्ड. अगर हमें इस अग्रीमेंट में चेंज लाना है, इसमें वेरी करना है, देन इट कैन बी चेंज्ड बाय कंसेंट. This consent can be, इसके बारे में लिखा हुआ है, this consent can be expressed or implied. और अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है कोई भी बात को लेकर, if there is no specific agreement, okay, in between or among the partners in relation to any particular matter, then it will be governed by section 9 to section 17. Okay. We always remember दो तरह के relations हैं. One is a mutual relation, other is a third party relation. Okay. हम पहले डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. तो प्राइमा फेसी सोर्स क्या है? व्हाट इज द प्राइमा फेसी सोर्स? अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. उनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको पहले इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. ओके. द अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इफ वी वांट टू चेंज एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, हम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं, बट चेंज करने के लिए कंसेंट चाहिए. दैट कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. एंड इफ देयर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट, ये पॉइंट नंबर 1 and 2 है ही नहीं, then it will be governed by section 9 to section 17. Okay. ये बात थी म्यूचुअल रिलेशंस के बारे में कि पार्टनर्स का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है. Then we will be discussing about the rights and duties. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके लिए मैंने इसको अलग से एक फॉर्म में लिखा हुआ है. आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. वी विल ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट. अगर वो नहीं है
तो हम लॉ देखेंगे, वी विल सी द लॉ गवर्न बाय सेक्शन 9 टू सेक्शन 17. Okay, then there are relations of parties with partners with the third parties. What comes within the implied authority? पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में कौन सी बातें आती हैं? ये इम्प्लाइड अथॉरिटी किसको प्रोटेक्ट करता है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे. दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी गिव्स प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टीज बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस कि पार्टनर्स के बीच में क्या डिस्कस हुआ है, ओके, और उनका पार्टनरशिप डीड क्या कहता है. तो पार्टनरशिप डीड कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो कहीं पे भी अवेलेबल हो. पार्टनरशिप डीड इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट. तो उनके बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है, किसका क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटी है, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, उससे हमको मतलब नहीं है. मैं तो यही समझता हूँ कि हर एक पार्टनर को गुड्स परचेस करने का, गुड्स सेल करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, सर्विसेज प्रोवाइड करने का, सर्विसेज रिसीव करने का, ये सब उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है. ओके, तो वो किसको प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स द थर्ड पार्टीज. ओके, तीसरा है एडमिशन बाय पार्टनर. यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स. यहाँ पे एडमिशन ऑफ नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? एडमिशन बाय. एडमिशन का मतलब होगा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना. अगर कोई भी पार्टनर कोई भी चीज स्पेसिफिकली अगर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, अ पार्टनर एक्सेप्ट्स a liability towards a third party, then it will be implied. Okay, so if any partner makes an admission, okay, admission by partner means acceptance by partner, तो उसका क्या आउटकम होगा? What is the liability of firm towards third parties and what will be the effect of all these things? अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको हम निकाल रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज मस्ट बी इन गुड फेथ. इफ एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट और बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, how the relations of partners, how the rights and duties of the partners are going to change, how it is going to affect the third parties. अगर किसी का इंसॉल्वेंसी हो गया, क्या डेथ हो गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई नया पार्टनर आता है, तो थर्ड पार्टी को इसकी वजह से क्या चेंज आएगा, हाउ द रिलेशन विद थर्ड पार्टीज इज गोइंग टू चेंज, हाउ द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स इज गोइंग टू चेंज, ये हमें डिस्कस करना है. आपने ये सब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं किया हुआ है. ओके, एडमिशन के क्वेश्चंस, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस, डेथ के क्वेश्चंस, डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस. ओके, पर वहां पे पर्टिकुलरली लॉ वाला पार्ट डिस्कस नहीं हुआ. तुमने सिर्फ अकाउंटिंग वाला पार्ट डिस्कस किया. ओके, व्हाटएवर वी हैव डन इन द 12th स्टैंडर्ड इज ओनली द अकाउंटिंग पार्ट. ओके, आज हम लीगल वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. So basically this chapter is about mutual partners and relationship of partners with the third parties. Okay, यहाँ तक किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो. Otherwise we shall move forward. One more thing that I would like to add is कि यहाँ पे हम जो भी ड्यूटीज या राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, दे आर स्प्रेड ओवर वेरियस सेक्शंस. मतलब किसी एक जगह पे सारे राइट्स लिखे हुए हैं, किसी एक जगह पे सारी ड्यूटीज लिखी हुई है, ऐसा नहीं. वो स्प्रेड है. तो हम जैसा अभी लिखा है उस मैनर में पढ़ेंगे. देन आई विल सेंड यू. ओके, मैं अपने हिसाब से आपको लिख के एक प्रिंट आउट भेजूंगा, तो आपको एक साथ पता चलेगा कि व्हाट आर द ऑल राइट्स एंड व्हाट आर ऑल द ड्यूटीज. अभी वो स्प्रेड मैनर में पहले ड्यूटीज डिस्कस की है, फिर राइट्स डिस्कस की है, फिर वापस ड्यूटीज डिस्कस की है. ओके, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिस्कशन किया हुआ है, उसको हम एक लेवल पे लाएंगे. अभी जैसा बुक में दिया है वैसा पढ़ेंगे. देन वील
मेक इट, है ना, थोड़ा सा उसको असेंबल करके एक जगह पे लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सबसे पहला ये जो रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, ओके, इसमें सबसे पहला देखो मैंने आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन 9, ओके, उसमें जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, to act in such a manner that it is a greatest common advantage to the firm। हर एक पार्टनर इसी तरह से काम करेगा कि इन जनरल फर्म का कॉमन इंटरेस्ट आगे आए। नंबर 2, being just and faithful with each other। It is expected of each partner that they become just and faithful, they behave in a just and faithful manner with each other, and to render, or we can say to provide, true accounts to every partner। okay, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फर्म को या पार्टनर को अफेक्ट करता हो, वो सारा डिटेल, सही डिटेल, कंप्लीट एंड करेक्ट डिटेल हैज टू बी प्रोवाइडेड। मतलब समझो कि कोई भी एक पार्टनर अकाउंटिंग का इंचार्ज है, सारा अकाउंटिंग का काम वो करने वाला है, हमने उसके ऊपर वो ड्यूटी डाला हुआ है, ओके, तो वो ये नहीं बोल सकता है कि अकाउंट मैंने मेंटेन किया है तो मैं ही देखूंगा उसको। ओके, मेंटेन तुमने किया है और तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी है कि तुम ये अकाउंट बाकी सारे पार्टनर्स को, या तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी आपको ये डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, 3 चीजें हैं। टू वर्क इन सच अ मैनर दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज टू द पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन जो फर्म को अफेक्ट करता हो उसको सीक्रेट नहीं रखना है। और तीसरा, to provide true accounts either to the partners or to the legal representatives in absence of partners। ये मतलब अगर मुझे सम अप करना है, समरी के फॉर्म में बताना है, तो ये 3 ही ड्यूटीज है। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो 13-14 पॉइंट्स आर देयर इन द ड्यूटीज, बट अगर कॉमन देखना है, to work towards the greatest common advantage, being just and faithful to each other, and number 3, to provide true accounts and full information। okay, इस चैप्टर में जैसे हमने आगे भी पढ़ा हुआ है, पहले सेक्शन समझाया होगा, फिर उसका एनालिसिस दिया होगा। ओके, तो अगर इसको देखें तो इट इज हार्डली अ 10-page चैप्टर, बट बिकॉज ऑफ द एनालिसिस द लेंथ इंक्रीजेस। और ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कि हम म्यूचुअली ट्रस्ट करके, एक दूसरे पे भरोसा करके बिजनेस करते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा? अटमोस्ट गुड फेथ। उसको उबर इन फिडेई ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उबर इन फिडेई, utmost good faith in his dealings with the other partners। okay. So these are the duties, general duties of every partner। okay. एग्जाम्पल दिया हुआ है, in a transaction between partners for the sale and purchase of a share in the business, if one of them is better acquainted का मतलब उसके पास ज्यादा नॉलेज है, okay, with the accounts than the other, it is his duty to disclose। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट? ऑल फैक्ट चलो ऑल छोड़ेंगे चलेगा, बट ऑल मटेरियल तो होना ही चाहिए। मतलब जितने भी फैक्ट सिग्निफिकेंट हैं हर एक पार्टनर के लिए जानना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन तो पार्टनर को बताना ही पड़ेगा। 5 पार्टनर हैं, 5 में से 2 पार्टनर को अकाउंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो वो उनकी ड्यूटी है
कि वो इंफॉर्मेशन वो बाकी सारे लोगों को बताए, बराबर है। और सारे इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा तो चलेगा, जितना भी सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो तो बताना ही पड़ेगा। हाउ टू डिसाइड whether a particular information is significant or not? एक सिंपल चीज, एक सिंपल तरीका है, जस्ट चेक इट आउट कि ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो हमारा डिसीजन क्या होगा, और नहीं है तो हमारा डिसीजन क्या होगा। वी नो द इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन। अगर दोनों केस में हमारा डिसीजन सेम रहने वाला है, देन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा डिसीजन दोनों केस में सेम रहने वाला है, देन द इम्पोर्टेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट अगर इंफॉर्मेशन की वजह से मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है, मीन्स इफ द इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स माय डिसीजन, और डिसीजन भी कौन सा, फिनेंशियल डिसीजन, तो वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। Okay? It is the first duty of every partner. Number 2, duty to indemnify for loss caused by fraud. अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को कंडक्ट करते वक्त किसी भी तरह का फ्रॉड किया, ओके, तो उसे उस फ्रॉड की वजह से फर्म को होने वाले नुकसान को कंपनसेट करना पड़ेगा। Who commits a crime? Who commits a fraud? A partner. And because of the partner's fraud, the firm is at a loss. Then this is the duty of the partner that he will compensate the loss. Indemnify करना मतलब compensate करना। Okay? जो भी ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से, ओके, चलो ऐसा कोई काम है पार्टनर ने सही तरह से किया है, उसने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं किया है, ओके, तो पूरा फर्म लायबल है। बट अगर पार्टनर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है और उसकी वजह से लॉस होता है, तो जिसने फ्रॉड किया वही लायबल है, ओके। तो मतलब जिसने फ्रॉड किया उसका ड्यूटी बनेगा, और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका राइट बनेगा। They will have a right to be indemnified। मतलब किसी पॉइंट को अगर दूसरी तरह से पढ़ना है तो इधर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लिखा हुआ है, हम दूसरा पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। क्या बोलेंगे, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास से मेरा व्हीकल का इंश्योरेंस लिया है, ओके, तो मेरा राइट है, उनका ड्यूटी है। उनका ड्यूटी ये है कि मुझे अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो मुझे कंपनसेट करे, और मुझे कोई भी नुकसान होगा तो मेरा राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके। तो फॉर वन इट इज अ ड्यूटी, फॉर अदर्स इट इज अ राइट। ओके, अब जो मैंने लिखा था वो मेन पार्ट, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ टू डिसाइड what is the right of a partner and what are the duties of the partner। हम सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट कैन बी 3 टाइप्स, है ना, इट कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न, कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट। ये दोनों एक्सप्रेस है और ये इम्प्लाइड है, ओके। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो इट विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 9 टू सबसेक्शन 17, और इसमें अगर चेंज करना है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है अग्रीमेंट, ओके। ये अग्रीमेंट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोविजंस ऑफ एक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। अग्रीमेंट में लिखते वक्त भी आपको एक्ट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट, ओके। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज may be determined by
कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अग्रीमेंट वर्ड लिखा है, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है. It is basically a partnership deed. Such contract may be express, implied. Okay, express में क्या होगा? Oral written, implied from the course of dealing, or we can say conduct. It can be varied with the consent. Okay. Next point is agreement in restraint of trade. तो हमने other essential elements of contract ऐसा करके एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ओके, उसमें एक सेक्शन था सेक्शन 27. ओके, व्हाट वाज दिस सेक्शन? अग्रीमेंट्स expressly declared to be void. क्या था? Agreements expressly declared to be void. इसमें कुछ केसेस हमने देखा था. Agreement in restraint of trade, in restraint of marriage, against public interest, ऐसे different types of agreement देखे थे. ओके, पर उसमें एक प्रोविजन ऐसा भी था कि अगर आप अपना गुडविल बेच रहे हो किसी को और जिसने आपका गुडविल परचेज किया, द वन हु हैज परचेज्ड योर गुडविल, वो अगर आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखता है तो चलेगा. ओके, द वन हु हैज परचेज्ड योर गुडविल, इफ दैट पर्सन पुट्स सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज फाइन. That is why what they have said, notwithstanding anything contained in section 27, मतलब इसको अगर हम consider ना करें, okay, then such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm. Okay, 4 दोस्त हैं, वो मिलके एक पार्टनरशिप फर्म का करते हैं, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया है कि जब तक हमारा पार्टनरशिप कंटिन्यूड है तब तक कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा या कोई और बिजनेस भी नहीं करेगा. कंपीटिंग हो चाहे ना हो, कोई और बिजनेस भी नहीं करेगा. तो वो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होगा, मतलब वो अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. दैट वुड बी अ वैलिड अग्रीमेंट. ओके, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सबसे पहला चांस किसको देना चाहिए? ऑलवेज अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट में उन्होंने लिखा कि कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा या किसी भी और तरह का बिजनेस नहीं करेगा, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है. ओके, दिस मस्ट बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, उसका एनालिसिस लिखा हुआ है which we have already dealt in detail. वही का वही लिखा हुआ है. That the rights and duties will be determined by a contract or by the course of dealing. It can be varied by the consent. Okay, और section 27 यहाँ पे applicable नहीं होगा. अगर reasonable restrictions है तो always remember restrictions हमेशा कैसे होने चाहिए? Reasonable. Okay. लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एमिनेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ऑब्वियस है, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि ये वॉलंटरी पार्टनरशिप है. ओके, इट्स अ वॉलंटरी पार्टनरशिप एंड नॉट ओनली फॉर इट्स एग्जिस्टेंस बट फॉर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट इन ऑल थिंग्स कंसिस्टेंट विद इट्स एसेंशियल नेचर, पर्पस and an agreement to become partners in the first instance. Okay, with the agreement we decide to become a partner. Okay, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाया था, इट कैन इवन बी वैरिड. जब भी कोई ऐसा टाइम आएगा या नीड अराइज होगा, okay, तो we can change this. Now, moving on, the conduct of business. How to do business.
Every partner has a right to take part in the conduct of business, bound to attend diligently to his duties. Any difference arising as to ordinary matters may be decided by majority, and every partner has a right to have access to and inspect and copy of the books. ये सब कुछ पढ़ा, अगर मैं ये सेंटेंस ना पढ़ूं ना, with this sentence and without this sentence पूरा मीनिंग बदल जाएगा. Okay, that is why I am time and again reiterating subject to contract between the partners. मतलब again the first priority is given to the partnership deed, partnership agreement. उसमें जो लिखा है वो पहले हम लोग फॉलो करेंगे. तो सब्जेक्ट टू दैट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट. बट अगर उसमें ऐसा लिखा हो 5 या 6 पार्टनर हैं, उसमें से 2 पार्टनर ने ऐसा क्लियरली बोल दिया है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा, हम बिजनेस में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कौन से पार्टनर हो जाएंगे वो लोग? Which kind of sleeping partner, dormant partner हो जाएंगे. Okay, sleeping or contract ही यही कहता है. The contract itself says that out of the 6 partners, 2 partners will be dormant partners. So will they have a right to take part in the conduct of business? क्या वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? no. Okay, तो हमने किसको प्रायोरिटी दिया? We have given the priority to the contract. Every partner is bound to attend diligently. Okay, उसको जो भी काम दिया गया है उसको अच्छी तरह से फुलफिल करना है. What if he has not been given any duty? है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसको किसी भी तरह से बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है. ओके, he is just a nominal partner. Nominal partner क्या होता है? Any idea? कल पढ़ा था ना हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पार्टनर. He has no interest in the firm. He has just given the name to the firm. Yes, he has no interest in the Nominal business. partner. He has just given the name to the business. उसका गुडविल यूज करने का उसने बोला है. Okay. So, if any difference as to the ordinary matters arises among the partners, then it must be decided by the majority. Okay, it must be decided by the majority. And every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. Okay, हम नॉर्मली कोई भी चीज को मेजॉरिटी से डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, बट हर एक पार्टनर को उसका जो भी मैटर है वो प्रेजेंट करने का राइट होना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए. और एक एक्सेप्शन है, अगर हम बिजनेस के नेचर में चेंज करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस, तो इसमें मेजॉरिटी नहीं चलेगा, इसमें ऑल पार्टनर्स यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए. इट मस्ट बी अ यूनानिमस डिसीजन. ओके, अभी ये जो राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन है ना, वो तो लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बट लॉ में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ऐसा होता है ना, कोई भी क्रिमिनल होता है उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है. वी हैव हर्ड लॉट मेनी टाइम्स इन द मूवीज. ओके, कि आपको अपने बचाव में कुछ कहना है. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. राइट ऑफ बीइंग हर्ड क्या कहा जाता है? राइट ऑफ बीइंग हर्ड. अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो उसमें मेजॉरिटी नहीं चलेगा, उसमें ऑल पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए. एंड every partner is having a right to access to, inspect and copy any books of the firm, provided everything is used in good faith. वो जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, जो भी कॉपीज को या बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर रहा है या उसका कॉपी कर रहा है, प्रिंट आउट ले रहा है, सॉफ्ट कॉपी ले रहा है, हार्ड कॉपी ले रहा है, एनी मैनर. ओके, तो उसका यूज ऑलवेज इन गुड फेथ में होना
चाहिए। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब इसका एनालिसिस लिखा हुआ है। Every partner is having the right to take part in the business of the firm. This is because partnership business is a business of the partners and their management powers are generally coextensive. Coextensive मतलब किसी के पास किसी एक ही इंसान के पास राइट नहीं है। So what it says, the powers are generally coextensive. Okay. Now, suppose this management power of the particular partner is interfered. मेरे पास राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा जो राइट है, मेरा जो मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ओके, तो उसमें अगर इंटरफियर किया जा रहा है और आई एम बीइंग wrongfully precluded means prevented from participating therein, can the court interfere in this matter? The answer is yes. Okay, the answer is yes. Court can interfere in the matter. And how will the court interfere? The court can and will by injunction. Injunction का मतलब होगा stay order. Stay order. Okay, restrain other partners from doing so. वो बाकी के पार्टनर्स को बोलेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट देना ही पड़ेगा. So it may be noted that in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation has following remedies. क्या remedies है? A suit for dissolution, business बंद कर दो. Suit for accounts without seeking dissolution. दो तरह के सूट फाइल कर सकता है. फर्म को डिसॉल्व कर दो, या तो that person can demand accounts without dissolution. अब ये सब कब होगा? जब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं होगा. तो what if there is an agreement between the partners in relation to exercise of right? वो देखते हैं. अभी यहाँ पे अग्रीमेंट है. The above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to the contrary. Okay, no contract to the contrary means इस चीज के अगेंस्ट में कुछ ना लिखा हुआ होना चाहिए. अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर इस पर्टिकुलर तरह का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, और उसने पार्टनरशिप डीड में ऐसा माना भी था कि मैं ये वाला राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ओके, मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, ओके, आई विल नॉट टेक पार्ट इन द फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन, ऐसा पहले से डिसाइडेड है, और अब वो राइट एक्सरसाइज करना चाहता है, ओके, देन द अदर पार्टनर्स कैन राइटफुली प्रिवेंट हिम. उसको मना बोल सकते हैं कि देखो तुमने पहले से मना बोला था, ओके, और तुमने उस बात को अग्री भी किया है. So it is quite common to find a term in the partnership agreements which gives only limited power of management to a partner, or a term that the management of the partnership will remain with one or more. हमने पढ़ा था ना, it's a relation, okay, and the partners, the business of the firm will be carried on by all or by acting on behalf of all. Okay, तो आपने पावर्स है ना, उसको क्या कर दिया? लिमिट कर दिया है बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट. देन यू कैन राइटफुली डिनाई. अगर सारे पावर्स एक्स के पास हैं तो एक्स बाकी के पार्टनर्स को मना बोल सकता है कि आपने एक्सक्लूसिवली ये सारे पावर्स मुझे दिए थे, अब unless and until I agree with the same, you cannot take participate in the particular matter. Okay, in such a case the court will normally be unwilling to interpose. कोर्ट ऐसे मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये पार्टनर्स ने अपने आप में पहले से डिसाइड किया. ओके,